बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। क्या करें जी, हाथ साफ रखने पड़ते हैं। कोरोना वायरस का ज़माना है, आप भी हाथ साफ रखिए, बल्कि हाथ सिर्फ ना साफ रखिए, मास्क भी पहन के रखिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। हुकूमत थक गई, मीडिया थक गया, हर कोई थक गया आपको बताते बताते। आज भी जब हम सड़कों पर निकलते हैं तो उसी बेपरवाही से आप बगैर मास्क पहने बाहर निकल जाते हैं। ज़रा ख्याल कीजिए, आपने घर वापस जाना है, अपनी फैमिली के पास जाना है, ज़रा एहतियात कर लीजिए। तो जनाब, आज का प्रोग्राम, इसके अंदर बहुत से अहम इशूज़ पर बात होगी। सबसे पहले तो आज आपने देख ही लिया सरदार अख्तर मेंगल साहब को, उन्होंने आज बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से अपनी जो कोलिशन है उसको अलहदा किया, यानी कि अपनी अलायंस को अलहदा किया है। एक बारीक बात शायद यहाँ ये है कि उन्होंने कहा है कि हम अपने आप को हुकूमत से अलहदा करते हैं, लेकिन अब वो बैठेंगे अपोजिशन बेंचेस पर या नहीं, ये बात उन्होंने नहीं बताई। उनका स्टेटस क्या होगा, दैट इज़ येट टू बी सीन। 4 सीट्स हैं उनकी, लेकिन अपेरेंटली हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या इस बात की कोई अलामती वैल्यू या जैसे सिंबॉलिक वैल्यू कहा जाता है वो है या नहीं है? मुस्लिम लीग नून की तरफ से मरियम औरंगजेब साहबा ने कहा कि जी ये नो कॉन्फिडेंस है हुकूमत के ऊपर। क्या वाकई है या नहीं है? इसका फ़र्क पीटीआई को पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इस पर बात होगी आज के प्रोग्राम में। जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान कराची के और सिंध के दौरे पर है। शायद आज उनका दौरा अभी रात में एज वी स्पीक मुकम्मल हो गया है, वापस तशरीफ़ ला रहे हैं इस्लामाबाद। लेकिन सवाल ये है कि वो जब गए वज़ीर आला सिंध भी उन्हें लेने नहीं गए, लेकिन कोई मुलाकात भी शेड्यूल नहीं हुई, कोई शायद ख्वाहिश का इजहार प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी नहीं किया गया। ये ऑब्वियसली रेसिप्रिकल होता है, दोनों तरफ से होता है मामला। लेकिन वज़ीर आज़म क्योंकि फेडरेशन के वज़ीर आज़म हैं, उनको बड़ा दिल करना चाहिए था, मिलना चाहिए था। हर एक का यही कहना है। वज़ीर आज़म क्यों नहीं मिले इस दौरे के अंदर, ये भी एक बात है, क्योंकि ख़ास तौर पर इस क्राइसिस के अंदर जहाँ लोकस्ट है, जहाँ कोरोना वायरस है, तो आपने सूबों को, उसकी क़ियादत को, वज़रा आला को करीब लाना है। लेकिन यहाँ पर मामलात कुछ मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं। और आखिरी सेगमेंट में हम दोबारा एक दफ़ा फिर बात कर लेंगे कि कोरोना वायरस के हवाले से हुकूमत ने क्या किया और लोग क्या कर रहे हैं इस पर, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग भी लापरवाह हैं बहसीत कौम। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ। शंदाना गुलजार खान साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। चौधरी मंजूर अहमद साहब सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, अगेन बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मरकज़ी रहनुमा है। तो सब आपका भी बहुत शुक्रिया। शंदाना में भी आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ये मेंगल साहब अलहदा हो गए, 2 साल का अरसा उन्होंने खैर तकरीर जो की, आई एम श्योर आपने भी देख ली होगी। आपको मेरे ख्याल में ज़बानी टिप्स पे होगा कि उनकी डिमांड्स क्या थी। वो डिमांड्स एक साइड पे, बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि जी ये नो कॉन्फिडेंस है, या कम से कम मुस्लिम लीग नून कह रही है आपकी हुकूमत के ऊपर ये इत्तेहादी का नो कॉन्फिडेंस है। उन्होंने अनाउंस कर दिया अलहदा हो रहे। फ़र्क पड़ता है आपको, या आपको महसूस हुआ है कि 2 साल के अंदर बदअहदी हुई है, कुछ भी डिलीवर नहीं कर पाया? अस्सलाम वालेकुम और शुक्रिया मुनीफ साहब। देखिए, आप तो मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, और जो हमारे 2 कॉलीग्स इस वक्त बैठे हुए हैं वो भी पॉलिटिक्स में मुझसे बहुत ज़्यादा वक्त गुजार चुके हैं। लेकिन ये तो देखिए कोalition गवर्नमेंट का एक टिपिकल होता है तरीका, एक रद्द अमल होता है। ऑन द पॉजिटिव साइड, यानी अच्छी बात इस पर यह है कि वज़ीर आज़म ने इसका नोटिस लेते हुए असद उमर साहब को तैनात किया कि इस मामले में बात करें इत्तेहादियों से, सिर्फ अख्तर मेंगल साहब से नहीं बट बाकी भी इत्तेहादियों से बात करें। दूसरी बात यह है कि देखिए, जब हमारी हुकूमत ने इनके साथ जब नुकाती एजेंडा साइन किया, तो अगर उनके नुकात सही ना होती तो पीटीआई की हुकूमत कभी उन पर ना अग्री करती। तो नेचुरली अगर उनका गिला उठता है तो उन्हीं 6 नुकात पे या जो अग्रीमेंट हुआ था। लेकिन आई थिंक इसमें हमेशा गुंजाइश होती है नजरसानी के लिए, इसमें हमेशा गुंजाइश होती है पॉलिटिकल बात करने की। और देखिए, हर चीज़ टाइमिंग पे होती है, वक्त देखना होता है, माहौल देखना होता है, और फिर ये भी देखना होगा कि उन तमाम जो नुकात हैं उनमें से कौन सी एक चीज़ है जो उनको सबसे ज़्यादा इस वक्त पे तंग करी। बिकॉज याद रखिए, हमेशा किसी भी इंसान की, किसी भी पार्टी की हालात एक जैसे नहीं रहते। तो जो चीज़ उनको पर्टिकुलर लग रही है कि बलूचिस्तान के सूबे के लोगों के हकूक़ पे असरअंदाज हो रही है, कोविड की बात करना चाहते, कितनी कुछ बातें हो चुकी है। तो अब आई थिंक थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो उन्होंने अनाउंसमेंट की है। इफ यू काइंडली अलाउ मी, अब देखिए, आप नेशनल असेंबली के मेंबर हैं, वेल वर्स्ड हैं जो मुल्क के अंदर हालात है, इतना तो आपको अंदाज़ा तो है नजीब, तजर्बा भी आपको हो जाएगा। बट द फैक्ट रिमेन्स, 2 साल का तकरीबन अरसा गुजर चुका है। उनकी डिमांड्स आपको पता है, वज़ीर आज़म को पता है, कमेटीज़ बनी है, लोग मिले हैं। उनका ये कहना है, अभी भी कुछ देर पहले जब हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में मेंगल साहब गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि 2 रोज़ कबल भी मुझसे लोग मिलने आए, उन्होंने कहा जी मज़ीद वक्त दे दें, मज़ीद वक्त दे रहे।
उनका ये कहना है कि भाई आप नाकाम हो चुके हैं, आपकी डिमांड्स नहीं मीट कर सकते। उनका सही होना गलत होना वो बाद की बात है, आई थिंक वी हैव गॉन पास्ट दैट स्टेज, बट आप वो डिलीवर ही नहीं कर पाए। उन्होंने कोई पहली बार नहीं है कि उन्होंने वार्निंग दे दी या कुछ कर दिया, उन्होंने तो अब अलहदा हो गए ना, इससे पहले वार्निंग्स दी उन्होंने। सो नाउ यू थिंक व्हेन यू सिट बैक कि नहीं भी गलत हो गया, नहीं डिलीवर कर पाए हम, देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट वी कांट डिलीवर, ऐसा कुछ है ख्याल? देखिए, जमहूरियत में तो गलत सही कुछ नहीं होता। अगर हमारे कोलिशन पार्टनर्स, चाहे वो ये हो, चाहे वो GDA वाले हों, चाहे हमारे MQM के दोस्त हों, कुछ उनकी डिमांड्स में याद है कुछ अरसा पहले PMLQ की कुछ डिमांड्स थी, इसी तरह कुछ MQM की थी। तो हमेशा हुकूमतों में, एटलीस्ट मेच्योर हुकूमतों में गफ्त शनीद होती रहती है इन बातों पे। जिस तरह आपने कहा कुछ डिमांड्स रीजनेबल होती हैं, रीजनेबल इन सेंस की डिलीवरी उन पे हो सकती है। कुछ डिमांड्स ऐसी होती है कि उनकी डिलेड या बैकलोडेड, फ्रंट एंडेड डिलीवरी उनको हो ही नहीं सकती, उसको बैकलोड किया जाता है। ठीक है, फ्रंट और बैकलोड। यहाँ पे कुछ ऐसी बातें बलूचिस्तान के हवाले से कि बलूचिस्तान की सेंसिटिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। सो मोर देन डिलीवरी हम उनकी सेंसिटिविटी को देख रहे हैं कि इस वक्त क्या ऐसी चीज़ है जो उनको लग रहा है कि उसकी डिलीवरी के ना होने से, और ये बात करने से ही बात पता कि ऐसी क्या चीज़ है जो उनको इस वक्त खटक रही है कि वो कोलिशन से अपनी दूरी अनाउंस करें। देखिए, ये बातें फ्लूइड होती हैं। या तो लेट्स से कि हरफ आखिर है कुरान का लफ्ज़ और वो कभी नहीं वापस आएंगे, वो मैं इस वक्त कह नहीं सकती। ठीक है, चलिए लेट्स होल्ड ऑन टू दैट। आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा इसको आगे लेके चलता हूँ। ऑब्वियसली आपने कहा कि होती हैं, उनको कौन सी बात बुरी लग रही है। इट्स बीन अबाउट 2 years नाउ, बट चौधरी मंजूर साहब मुझे ये बताइएगा, ये एक अभी शंदाना साहिबा ने एक बात कही कि ये कोलिशन के अंदर ये एक टिपिकल होता है, आपकी हुकूमत रही है। अब आज मैं कुछ तजियाकारों को सुन रहा था, वो कह रहे थे देखें जी, अब माजरत के साथ, लेकिन ये मेंगल साहब हैं या बलोच सरदारों का, बलोच जो सियासतदान हैं, इनका ये रवैया ही ऐसा होता है, ये कोई कुछ लेने के लिए कुछ देने के लिए ये टिपिकली ऐसे करते हैं। अभी टिपिकल का लफ्ज़ कोलिशन के हवाले से, कोलिशन पार्टनर्स के हवाले से शंदाना बीवी ने भी इस्तेमाल किया। ये वाकई टिपिकल है सर? 2 साल हो गए हैं, डिमांड्स आपके वक्त में थी, आपने भी बलूचिस्तान पैकेज दिया था, सब कुछ दिया था, मामलात उस वक्त भी कभी ठीक हो जाते थे, कभी प्रॉब्लम हो जाते थे, बट क्या फ़र्क क्या है आज के हालात में और इस कोलिशन पार्टनर के अलहदा होने से? चौधरी मंजूर साहब। बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। देखिए, बुनियादी चीज़ें 2-3 हैं जिनको देखना होता है। इनके पास तो मेरे ख्याल 157 है, अपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास तो सिर्फ 125 थे। बाकी सारी कोलिशन से हमने 5 साल पूरे किए। ऐसा ही है जी। मुस्लिम लीग नवाज हमेशा लकी रही है कि वो 3 दफ़ा आए हैं, तीनों दफ़ा 2/3 अक्सरियत के साथ आए। सो उन्हें शायद इतनी इत्तेहादियों की ज़रूरत नहीं रहती जब भी आते हैं, लेकिन ये एक मुश्किल काम होता है। लेकिन आपने जब वो मुआहदात कर रहे होते हैं तो उस वक्त देखना होता है कि क्या हम ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसमें 50% कर पाएंगे, 70% कर पाएंगे। वो आज मैं अभी अख्तर जान मेंगल साहब का सुन रहा था इंटरव्यू, वो कह रहे थे कि देखिए, कोई उसकी तरफ कोई पेशरफ्त तो होना, और उसको सिर्फ 18 जुलाई को 2018 को मुआहदा हुआ था, 18 जुलाई 2019 को वो मुकम्मल हो गया। उसके बाद कितना टाइम है, उसके बाद किसी को कुछ पता नहीं। चलो एक उनकी बात सुने। देखिए, काफ लीग के साथ इन्होंने मुआहदा किया, वो भी तहरीरी मुआहदा है। MQM के साथ भी तहरीरी मुआहदा किया। GDA के साथ मुझे नहीं पता तहरीरी है या नहीं है। अब इसी तरह से भी पंजाब सूबा महाज है, उसके साथ भी तहरीरी मुआहदा 100 दिन का था। और यहाँ पे 2 का मुझे पता है, बाकियों का मुझे नहीं पता टाइम फ्रेम है या नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर 2 का टाइम फ्रेम था, जो जुनूबी महाज सूबा महाज था उनके साथ 100 दिन का, उस पे अमल दरामद हुआ है कि नहीं? आज 2 साल हो गए सर। वो तो PTI का हिस्सा बन गए ना, वो तो कोशर हो गई सारी पार्टी सर। अब 2 साल हो गए। नहीं, फिर भी वो वहां पे 1-2 लोग मुतमिन है जिनको वजारतें, जिनको अकोमोडेट कर लिया। नीचे टर्मोइल है, उन पे नीचे से वहां से प्रेशर बढ़ रहा है, जो उनकी कंस्टिट्यूएंसी है उन पे प्रेशर बढ़ रहा है कि आपने सूबे का वादा किया था, किधर है 100 दिन के अंदर। सो वो भी आने वाले दिनों में आप एक नया टर्मोइल देखेंगे। दूसरी बात, आपको पता है कि काफ लीग के जो वज़रा हैं वो कैबिनेट मीटिंग्स में नहीं जा रहे, नाराज हैं। उनके जो इश्यूज हैं वो अपनी जगह पे हैं। MQM ने बाकायदा लिख कर दिया था, नाराज होकर बैठे रहे, फिर उनको मनाया गया। तो ये आने वाले दिनों में अब इत्तेहादी जैसे जैसे इनका मेजॉरिटी थिन होती जाएगी,
वैसे वैसे इत्तेहादियों की डिमांड्स भी बढ़ती चली जाएंगी। चौधरी साहब, ये आपको क्यों लग रहा है कि ये आने वाले दिनों में ऐसा कुछ होने जा रहा है? चौधरी मंजूर साहब, फिर मैं चौधरी साहब के पास भी जाता हूँ, डॉक्टर साहब के पास। आपको लग क्यों रहा है कि कुछ होने जा रहा है? देखिए, मैं अपने एक सियासी तजर्बे की बुनियाद पर कहता हूँ। हम उस वक्त कहा करते थे कि इत्तेहादी तो फिर ये भी एक टाइम आता है, अब इन्होंने तो जेन्युइनली सबको नाराज किया हुआ है, ना भी नाराज हो तो एक टाइम ऐसा आता है जब उन्हें पिस्तौल के लाइसेंस की जरूरत होती है, पिस्टल की, तो वो तोप का लाइसेंस मांग रहे होते हैं। अच्छा, तो फिर ये चीजें आने वाले, और खान साहब का मिजाज नहीं है कि वो किसी की बात सुने। अरे खान साहब तोप का लाइसेंस नहीं देंगे। जरदारी साहब का तो मिजाज था ना। अच्छा, वो तो मेरा ख्याल है किसी तोप का, पिस्टल का क्या देना है, वो किसी छुरी का लाइसेंस देने के लिए तैयार नहीं किसी को। वो समझते हैं जैसे मैंने जो, लेकिन एक बात है, क्रेडिबिलिटी किधर है गवर्नमेंट की? अच्छा, जो किए थे या करते नहीं आप, अगर करने किए थे तो उन पे कुछ तो अच्छा चौधरी मंजूर साहब, एक सेकंड, मैं डॉक्टर साहब को जरा इंक्लूड करूं। डॉक्टर साहब, ये मुआहदे भी ऐसे ही हैं मुनीब साहब, सिर्फ एक सेंटेंस, ये मुआहदे भी ऐसे ही हैं जैसे इनके वादे थे, वैसे ही ये मुआहदे। चले वो अब इत्तेहादी इनके बताएंगे को मामलात ऐसे रहे। बट डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, वो सर आप लोगों के लिए ये अच्छी खबर कैसे बन जाती है? अभी एक इत्तेहादी है, पिछले दिनों मुस्लिम लीग काफ को मसाइल थे, वो चले ज़ाहिरी तौर पर तो दूर हो गए, बीच में से दूर हुए ना हो, लेकिन उन्होंने कहा जी हम साथ हैं। वो अभी भी बहुत से लोग पीटीआई के कह रहे हैं जी वो मेंगल साहब को भी हम मना लेंगे, कोई बात नहीं है, कुछ भी हो जाएगा। तुसी एवं ही खुश हो रहे हो सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब साहब, हमारे किसी भी ऐसे बयान से या किसी ऐसे तर्ज अमल से मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई चीज़ सामने आई है कि हमको इस पर कोई खुशी के शादियाने बजा रहे हैं। जहाँ तक ताल्लुक है इस बात का कि मेंगल साहब ने हुकूमती अलायंस से अलहदगी का इजहार किया है, जैसा कि चौधरी मंजूर साहब ने अभी कहा कि इससे पहले PMLQ, उसके पहले MQM, वो भी अपने खदशात का इजहार करते रहे हैं, बरमला करते रहे हैं। बल्कि मुझे याद है कि PMLQ के जो लोग हैं वो तो टेलीविजन पे हमारे साथ बैठ के, आपके प्रोग्राम में भी बैठ के कामिल अली आगा साहब यहाँ तक कहते रहे कि हमारे तो गिले और खदशात ये हैं कि हम अगर कल बल्दियात का इलेक्शन पंजाब में होता है तो हम क्या मुंह लेके जाएंगे लोगों के पास। मतलब उनके खदशात थे, गिले थे, पता नहीं किस हद तक दूर हुए हैं। हमारा जहाँ तक ताल्लुक है, देखिए हम एक सियासी जमात है, पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात है, ऑप्शन तमाम सियासी पार्टियों को जो पोजीशन में है वो खुले रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन क्या इस वक्त हमने कोई स्ट्रेटेजी फौरी तौर पर किसी एक्शन की बनाई है? ऐसी कोई भी बात नहीं है। आगे देखें कि हालात क्या बनते हैं। डॉक्टर साहब, ये आपको क्यों लगता है, आपकी जमात को या आपकी जमात की तरफ से बयान दिया गया ना मरियम औरंगजेब साहबा ने कि ये जी हुकूमत के ऊपर नो कॉन्फिडेंस है, मैं आता हूं उसको, ये कैसे हो गया नो कॉन्फिडेंस सर? देखें जब आप किसी भी सियासी जमात से या अपोजिशन की किसी जमात से जब आप पूछेंगे जी कि अगर इत्तेहादी गिलामंद है हुकूमत से तो उस पर तबसरा करें, तो यकीनन वो तबसरा करेंगे। और वो तबसरा यही है कि हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं वो बिलउमूम कह लें या जो अलायंस इनके रहे हैं पार्टियों के साथ बिलखुसूस कह, वो सारी की सारी नाकाम हो रही है। मिसाल के तौर पे 2 साल हो गए आपको, पूरी कौम को आपने देखा है कि विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। सबसे पहले कहा जी मदीने की रियासत, अल्लाह माफ करे, यानी उस सिमत में भी कोई सफर नहीं है। एक तो है ना उसी को मुताबिकत या उस तरफ जाना, उस सिमत में भी कोई सफर नहीं है। नया पाकिस्तान जो बनने के लतीफे आपको सोशल मीडिया पे और पूरी दुनिया में नजर आ रहे हैं वो आपके सामने है। फिर कहा जी एहतसाब होगा जनाब, पता नहीं अरबों खरबों रुपया वापस आएगा, सिवाय अपोजिशन को टारगेट करने के जो एहतसाब हुआ है पाकिस्तान में वो आपके सामने है। 1 करोड़ नौकरियां, ये मैं आपको मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ। 50 लाख घर, एक घर की ईंट अभी तक रखी नहीं गई। खुशहाली होगी, रिफॉर्म्स आएंगे। ये वो एजेंडा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सामने रख के इन्होंने लोगों से वोट लिए हैं। ज्यादा लिए हैं, कम लिए हैं, मैं उस बहस में नहीं जाता, वो भी पूरी कौम को पता है, छोड़े उसे। लेकिन ये आपका मेन एजेंडा पे आप फेल हो रहे हैं। जो आपने अपने ताजियों से किए हैं उस पर आप फेल हो रहे हैं। अभी जो बहुत बड़ा चैलेंज पूरी दुनिया को कोरोना की शक्ल में आया हुआ है, उस पर जो ड्रामा चल रहा है पूरे मुल्क में, वो आपने देखा है। कभी कहते हैं जुकाम है, कभी कहते हैं कि लोग नहीं सुन रहे, कभी कहते हैं कि पाकिस्तान से ज्यादा जाहिल कौम पूरी दुनिया में कोई नहीं है। अल्लाह ताला को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है इस कौम को सुधारने के लिए। तो जाहिर है ये आपकी राशिद साहब डॉक्टर भी हैं, फेलियर है आपकी पॉलिसीज का फेलियर है, जिसका जिक्र हमने किया है कि हुकूमत पे अदम एतमाद यही है कि उसकी पॉलिसियां नाकाम हो रही हैं, उसकी गैर संजीदगी है, उसकी किसी मामले के अंदर आपको कोई बस ये बात तो आपको भी पता है ना, ये बात तो आपको भी पता है डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब के ये 4 वोट्स हुकूमत के पास हो या ना हो, हुकूमत जा कहीं नहीं रही। वो एक अलग बहस है,
कि हुकूमत इन 4 वोटों से आ रही है या नहीं जा रही। हम तो सिर्फ अभी हुकूमत की पॉलिसीज की बात कर रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि हुकूमत कल गिर जाएगी या वो गिरने जा रही है, ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। ठीक है। और खासतौर पर जो हालात इन्होंने कर दिए हैं, अब कोई भी जमात ये जिम्मेदारी लेने से पहले 10 दफा सोचेगी कि उन्होंने मुल्क की हालत क्या कर दी है। मुल्क की हालत क्या है? ठीक, वो बहस बिल्कुल अपनी जगह है। मुनीब साहब, हमारा आप मुनीब साहब, आप इतने सवाल करते हैं कि हमारा भी आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि हुकूमत जा कहीं नहीं रही? चौधरी साहब, मैं यकीन से ये सिर्फ कह सकता हूँ, बल्कि मेरा यकीन इस बात नहीं, मैं यकीन से सिर्फ ये कह सकता हूँ कि ये बात चौधरी साहब को भी पता है, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब को, आपको भी पता है, और शहजादा बीबी को भी पता है कि हुकूमतें ऐसे नहीं जाती जब तक कोई खास हालात पैदा ना हो। ये आपको पता है चौधरी साहब, तुम मनो या ना मनो। मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ जी, वापस आते हैं। वज़ीर आज़म गए हैं सर, जान दो कोई नहीं, एक ब्रेक के बाद आते नहीं, हमारे साथ रहिएगा। भी बात की है, वैसे चौधरी मंजूर साहब ने मुझसे पूछ लिया था मुझे कैसे यकीन है। देखिए, मैं एक जमहूरियत पसंद इंसान हूँ। मुझे लगता है कि जो हुकूमतें इलेक्ट होकर आती हैं, जो भी मामलात हों, उनको अपना वक्त पूरा करना चाहिए। वो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने मुझसे सवाल कर दिया, या मैंने उनको कहा, और चौधरी साहब ने मुझसे सवाल कर दिया अभी तुम्हें कैसे यकीन है कि ये कहीं नहीं जा रहे। मेरा यकीन जमहूरियत के ऊपर है और अभी रहेगा। चौधरी साहब, अल्लाह करे वो ऐसे ही रहे। नहीं जाती। हाँ, नहीं, ठीक है, बिल्कुल साहब, ये हुकूमत जाने से जमहूरियत को कुछ नहीं होगा, बट ये ध्यान में रखें। नहीं डॉक्टर साहब, अगर जाए तो जमहूरी तरीके से जाए। मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है, आप खातिर जमा रखिए, मेरा कोई और मकसद नहीं है। अच्छा शंदाना बीबी, गए वज़ीर आज़म कराची, ऐसे हालात है, बड़ा दिल करना चाहिए ना जी, क्यों नहीं मिले चीफ मिनिस्टर सिंध को? वैसे मुनीब साहब, थैंक यू। टू बी ऑनेस्ट, मुझे इसका इल्म बिल्कुल नहीं है कि क्यों नहीं मिले, और ना मुझे पता कि उनके एजेंडे पे था। बट अगर प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म पाकिस्तान सिंध जाते हैं और सीएम सिंध उनके लिए टाइम नहीं निकाल सकते, या वज़ीर आज़म उनके लिए टाइम नहीं निकाल सकते, तो इसमें ज़रूर कोई बात होगी ना, कोई चीज़ तो इसमें होगी ना। या ये पीपल्स पार्टी की तरफ से नाराज़गी का इजहार होगा, या हमारी तरफ से होगा। लेकिन ये जो बातें होती हैं, ये बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं। वज़ीर आज़म की टीम डेली बेसिस पे डॉक्टर मुराद अली शाह से मुलाकात कर रही होती है NCOC में। अब तो NLCC भी बन गया, नेशनल लोकस कंट्रोल सेंटर, जिसमें तमाम सूबे। सो मैं बात प्लीज़ पूरी कर सकती हूँ? जी प्लीज़। शुक्रिया। तो शुक्रिया। सो देखिए, इस पे हर इंसान की विजन होती है। आप एक नेगेटिव चीज़ को बढ़ा चढ़ा के कर सकते हैं, या आप एक नेगेटिव चीज़ को डाउन प्ले कर सकते हैं, या एक तीसरा वर्जन होता है कि आप उसको रियलिटी में फिक्स करें। अच्छा जी। दो ऐसी पार्टीज हैं इस वक्त जो अपोजिशन में इकट्ठी हो गई, जो बाजी में एक दूसरे का मजाक उड़ाती थी, और वो सारी वीडियो शॉट्स आपके पास पड़े, मेरे पास, जिस तरह की बातें दूसरे के बारे में की गई, जिस तरह की नहीं करते थे, ये बात दुरुस्त है, रिकॉर्ड कर। ये सबको याद है, किसको भूला है। जब हम अपोजिशन में थे तो वज़ीर आज़म थे, कभी इमरान खान को किसी इवेंट पे बुलाया हो, किसी इंटरनेशनल का किसी नेशनल इवेंट पे बुलाया हो, कह देना बहुत आसान होता है दूसरे को कि दिल बड़ा करे, बट पहले अपना अमल भी तो देखे ना। ये नहीं हो सकता कि जी आप हमेशा अपोजिशन का डंडोरा पीटते रहे और हम दिल बड़ा करें। दिल दोनों तरफ से बड़ा होता है, ताली दोनों हाथ से बचती है। अपोजिशन साइजेबल अपोजिशन, हम तो छोटी सी अपोजिशन से 35 MNA थे, ये तो 100 मिला के 150-160 बंदा है, तो ये नहीं हो सकता। बट चले, इनके अपने पॉइंट ऑफ व्यू, मैं उससे डिसएग्री नहीं करती हूँ, लेकिन हर चीज को बढ़ा चढ़ा के पॉलिटिक्स खेलने से कभी पाकिस्तान का फायदा नहीं हुआ। खैर, हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन मैं थोड़ी सी 2-3 और बातें कर दूं अगर आपकी इजाजत हो। मेरे कॉलीग्स ने कुछ बहुत अच्छी बातें फरमाई और उसमें वज़ादारी भी थी, बट कुछ बातें ज़रा मुझे, हालांकि दोनों मुझसे सीनियर है, दुनिया देखी हुई है, बट ज़रा बचकाना सी बातें लगी। और मुझे ये लगा कि एक्सपेक्ट तो ये होता है कि जी इनमें एक डेप्थ होगी बलूचिस्तान के इश्यूज समझने की। बलूचिस्तान के जो PTI ने नहीं बनाया, ना पिछले 2 साल में बने हैं। अगर PTI पर ब्लेम डालना भी चाहते हैं, मैं ले लेती हूँ, हम गवर्नमेंट है, हुकूमत वक्त है, बिल्कुल हम पे ब्लेम आता है। हमसे नाराज़ है हमारे एलाइज, हम नहीं मना पाए तो हमारी गलती होगी, हम उनकी डिमांड्स नहीं कर पूरे पाए तो बस ठीक है, हुकूमत गिर जाएगी ना। इसमें ऐसी क्या दास्तान बयान करने वाली, ये तो वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें समझने वाली, कि जो महरूमियत है ना, एहसास महरूमियत बलूचिस्तान का, वो शायद ही किसी माजी की हुकूमतों ने उस तरह फिल करने की कोशिश की जिस तरह हमारी हुकूमत करी। बहुत एक्स फाटा पाटा
आपके जो ट्राइबल एरियाज हैं और जो आपके बलूचिस्तान के एरियाज हैं। लेकिन ये कभी भी नहीं हो सकता कि एक इलाके को, जिसको आपने बलूचिस्तान को अफ्रीका बना दिया था पाकिस्तान का, इनके रिसोर्सेज निकाल के उनको NFC में भिखारी बना दिया कि जी आपके लोग कम है, वो किसी से नहीं भूला बलूचिस्तान में। तो अगर मैंगल साहब आज नाराज है, अगर BAP नाराज होती है, अगर BNP नाराज होती है, उनका हक है हमसे नाराज होना पूरे पाकिस्तान से। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान के हर बाशिंदे पे आती है। हम उनकी बेसिस पे बले बड़े हैं, उनका तेल, उनका गैस, उनका सोना, तो उनके कोई गिले गलत नहीं है। मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि अगर वो आज कोलिशन में हमसे नाराज हो गए, वो पार्लियामेंट नहीं छोड़ के गए, वो पाकिस्तान नहीं छोड़ के गए, तो ये तो अल्लाह का शुक्र करे कि चीजें अंडर कंट्रोल आ गई हैं, लोग निगोशिएटिंग टेबल पे आ गए हैं। एक बात है, यू प्रॉमिस्ड और यू प्लेज्ड to be different from the others. आपका यही प्लेज था ना कि हम बाकियों से मुख्तलिफ हैं, बट 2 साल के बाद as we speak कुछ बदला नहीं है वहां पर। यही that is the problem, यही प्रॉब्लम है। उस वक्त भी अगर बलोच हमारे भाई को प्रॉब्लम थी इस्लामाबाद से, आज भी है, nothing has changed। मेंगल साहब का बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू यही है। मैंने आपको यही बता रही हूँ जी। देखें, मैं आपसे कब इस बात पे डिसएग्री कर रही हूँ? आई एम नॉट डिसएग्रीइंग, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ कि इशू है क्या, इसकी रूट्स क्या हैं। देखें, ये मैं पैगंबर अलैहिस्सलाम से तो नऊजुबिल्लाह मुशाबिहत नहीं कर सकती, बट जब मार्टिन लूथर किंग ने अपनी मूवमेंट स्टार्ट की थी फॉर ब्लैक इक्वालिटी राइट्स, उसको कितने साल हो गए? 50 साल से ज़्यादा हो गए। अमेरिका में इक्वालिटी आ गई है क्या? डिस्पाइट दुनिया का एक सबसे डेवलप्ड मुल्क है। अच्छा, कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया आज से 72 साल पहले। पाकिस्तान मालदार मुल्क है, पाकिस्तान फेयर मुल्क है। हम पाकिस्तानी सही मुसलमान बने, जो टू नेशन थ्योरी था, हम उस पे उतर पाए। बहुत सारी बात अपनी औरतों की ट्रीट करते हैं। मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ, मुनीब साहब पूरी बात सुन लें, पूरी बात सुन लें। नया पाकिस्तान इज अ ड्रीम इन द मेकिंग, ये 2 साल में नहीं बनेगा। मैं सिर्फ ये कहती हूँ, प्लीज आप कंटिन्यू। नहीं, बिल्कुल ठीक आपने कहा, 2 साल में नया पाकिस्तान नहीं बनेगा। डॉक्टर तारिक साहब, फिर मैं चौधरी साहब के पास जाऊंगा, मंजूर साहब के पास। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मुनीब साहब, 2 पॉइंट आपने पूछे थे, एक सिंध के दौरा वज़ीर आज़म का और एक बलूचिस्तान के हालात पे काबिल एहतराम जो MNA साहब उन्होंने गुफ्तगू की है। मुझे नहीं पता इनका ताल्लुक कौन से शहर से है, लेकिन माशाल्लाह मुझे अहले ज़बान लगती हैं, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू करती हैं, लेकिन कंटेंट माज़रत से उसमें वो नहीं होता जिसकी तवक्को की जा रही है हुकूमती नुमाइंदे से। लेकिन बोलती बहुत अच्छा है माशाल्लाह, ये अप्रीशिएट। देखें, बात ये है जी कि जो पहले इन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म का जो दौरा है और उसमें CM सिंध को ना मिलना, ये एक छोटा इशू है जिसे बड़ा बनाया जा रहा है। बड़ी माजरत से मैं अर्ज करूंगा कि इस वक्त मुल्क जिन हालात का शिकार है, पूरी दुनिया में अगर ये मिसाल किसी जगह आपको मिलती हो कि मरकज का जो सरबराह है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो सूबे के पास जा रहा है, छोटे सूबे के पास, और उस सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव से नहीं मिल रहा, ये बहुत बड़ी बात है। अगर किसी तौर पर अगर CM को गिला भी है तो प्राइम मिनिस्टर का काम है कि बुला लेना उनको और बैठ के बात करनी और उनके गिले शिकवे दूर करना। दूसरी बात इन्होंने कहा जी कि मियां नवाज शरीफ नहीं मिलते थे, रिसीव नहीं करते थे। हमने कभी इस बात पे फख्र महसूस नहीं किया। जो 90s की सियासत है, उस पर बात हो चुकी है कि वो गलत हुआ है। जो 2008 में गवर्नमेंट बनी, हमारी पंजाब में थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज में थी, कभी आपको भी ऐसा हुआ तो आप बताएं। सबक सीखा है हमने माजी की गलतियों से। तीसरी बात, जो बलूचिस्तान की बात की, मैं जल्दी पॉइंट कवर कर रहा हूँ। गुजारिश यह है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराता था, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, लेकिन वो उस वक्त दूर हुआ था कि जब बलूचिस्तान में 2013 में हमारी पार्टी की अक्सरियत थी, लेकिन हमने इक्तदार दिया था आसिफ बजंजो साहब की जमात को, जो उनकी पार्टी है, जो वहां पे टोटल एक सूबाई पार्टी थी, उसको हमने कहा था कि आप हुकूमत बनाएं। बड़े दिल का मुजाहरा हमने किया था, इसलिए वहां पे पाकिस्तान का झंडा लहराया था और बलूचिस्तान के गिले शिकवे दूर किए थे। मंजूर साहब आपको बताएंगे कि जो उनके दौर में हुआ आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान। लेकिन मुझे बड़ा अजीब लगता है कि हम जब भी टीवी प्रोग्राम में आते हैं, हुकूमती नुमाइंदे पिछले 10 साल 15 साल कि सारे वाकयात दोहरा के अवाम के सामने हाथ झाड़ के अपने घर चले जाते हैं। यार को खौफ खुदा के 72 साल जो मौजूदा बात करते नहीं है, बात करते नहीं है। बाजी के मुद्दे आप जो है गड़े बट उनका आर्गुमेंट ये है चौधरी मंजूर साहब कि ये जो पाकिस्तान, नया पाकिस्तान है, इसके अंदर सारे मामलात आ जाते हैं। वो कहते हैं एक दिन में बनने वाला नहीं है या 2 साल के अंदर भी बनने वाला नहीं है। आप लोगों को या पाकिस्तान को भी इंतजार करना पड़ेगा। ये एक प्रोसेस है और ये इतनी जल्दी नहीं अचीव हो सकता। अच्छा देखिए, एक तो इस पे भी आते हैं, लेकिन जो पहला विजिट है उसके हवाले से मैं बात करता हूँ। जब भी चीफ एग्जीक्यूटिव का विजिट होता है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में और बाकी पार्टियों में एक फ़र्क है।
आपको याद होगा कि मियां शहबाज शरीफ साहब, खैर उनसे इसलिए गिला नहीं है, वो तो अपने भाई को भी नहीं रिसीव करने जाते थे प्राइम मिनिस्टर को, तो वो भी नहीं जाते थे। लेकिन कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि मियां नवाज शरीफ साहब गए हों कराची या सिंध गए हों तो उनको चीफ मिनिस्टर सिंध ना आया हो। इवन इमरान खान साहब आज से पहले जब गए हैं तब तक। लेकिन इस दौरे का बाकायदा एक तरीकेकार होता है ऑफिशियल इन्फॉर्म करना, वो इन्फॉर्म ही नहीं किया गया। चलो खैर, जब इन्फॉर्म नहीं करेंगे आप और चीफ मिनिस्टर सिंध का जो है वो कहेंगे कि मुझे तो प्रेस के जरिए पता चल रहा है, इसका मतलब ये है कि मुझे इन्फॉर्म ही नहीं ऑफिशियली किया गया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी इन्फॉर्म करता है या बाकी लोग जो उनके लोग हैं, जो एमएस होता है, जो मिलिट्री सेक्रेटरी होता है, वो इन्फॉर्म करते हैं बाकायदा उनके स्टाफ को, उनको खुद इन्फॉर्म करते हैं। वो नहीं किया गया। चलो चीफ मिनिस्टर सिंध से ना मिलते, शायद इसलिए नहीं मिले कि चीफ मिनिस्टर सिंध ने आज ऐलान करते हुए तनख्वाहों में और पेंशन में 10% इजाफा कर दिया है। चीफ मिनिस्टर सिंध ने 10% सेहत के बजट में इजाफा कर दिया है। चीफ मिनिस्टर सिंध ने 16% हेल्थ के बजट में इजाफा कर दिया है। चीफ मिनिस्टर सिंध ने 34.7 बिलियन रखा है सोशल प्रोटेक्शन एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। 20 अरब रखा है सिंध पीपल्स सपोर्ट प्रोग्राम के लिए जो कैश इनिशिएटिव है, और इसी तरह से बाकी बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं। कहीं उनको शाबाश ना देनी पड़ जाए, शायद इसलिए ना मिले हों। लेकिन गुजारिश मैंने सिर्फ इतनी करनी थी कि 274 अरब सिंध के डिविजिबल पूल में ना देने के बावजूद हमने पेंशन्स में भी इजाफा किया है। हमने जो वो खातर खा नहीं कर सके। अगर वो 274 अरब मिलते तो हम बिल्कुल, जो मेरी डिमांड थी बतौर एक लेबर के इंचार्ज के, मैं तो 25% अब भी मांग रहा था उनसे कि 25% करें। अच्छा, उन्होंने कहा कि अगर डिविजिबल पूल से मिल जाते तो हम 25 से ज्यादा करते। अच्छा, लेकिन उधर आता साहब इसके अंदर जो आर्गुमेंट है ना प्राइम मिनिस्टर ने, बलूचिस्तान पे आ रहा हूं। ठीक, अच्छा मैं एक सेकंड मैं अगर आपको ऐड कर पाऊं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज जब वो सहाफियों से बात कर रहे थे, उनकी एक जो वो कह रहे थे इसके अंदर ये एक एनोमली है, एक प्रॉब्लम है एनएफसी के अंदर। वो कहते हैं ये जो डिविजिबल पूल बना हुआ है, कहते हैं वफाक शुरू ही -700 अरब से होता है सूबों को देने के बाद, और जो हमारा डिफेंस का बजट है सब कुछ देने के बाद, वो कहते हैं ये वर्केबल नहीं है, इस तरह वफाक चल नहीं पाएगा या चल नहीं रहा। ये उनका आर्गुमेंट ये है, अलमिया ये है। मैं उधर भी आता हूँ, लेकिन चलो चीफ मिनिस्टर सिंध को नहीं मिलना था, कम से कम तैयारा हादसा के जो लोग थे उनमें से किसी के घर चले जाते, जो 2 सर्वाइवर्स हैं उनमें से किसी के घर चले जाते। बिल्कुल अच्छा। कोई नहीं, बस वो सिर्फ इत्तेहादियों के उन्हीं लोगों के साथ बैठ बूट के वापस आ गए। और एक लाड़काना जरूर जाना था। मैं अभी अगर ऐलान कर दूं कि मैं बिलावल साहब को दावत देता हूँ मियाँ वाली की, तो ये कोई ऐसा मुनासिब रवैया नहीं होगा। दूसरी गुजारिश मेरी, उनको पता नहीं है जब ये आपने डिवॉल्व किया बहुत कुछ, तो जब डिवॉल्व करते हैं आप तो उसके साथ जब जो महकमे आप डिवॉल्व कर रहे हैं, आपने हेल्थ डिवॉल्व किया तो हेल्थ के साथ हेल्थ का बजट भी तो जाना है। एजुकेशन डिवॉल्व किया तो एजुकेशन के साथ उसका बजट भी जाना है। लेबर डिवॉल्व किया तो सिर्फ जो डिवॉल्व किए हैं उनके बजट के अलावा सिर्फ 1% सूबों को जायद दिया गया है, 1%। बट प्राइम मिनिस्टर को ये नहीं पता होगा। प्रॉब्लम किधर है? आपको क्यों लगता है सर ये प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता होगा? अगर पता होता तो वो ये बात ना करते। मैं गुजारिश कर देता हूँ। मसला प्रॉब्लम किधर है? आप फंड्स इकट्ठे नहीं कर सके। आपने तो 8,000 अरब पहले साल करना था। आपने कहा था लोग ईमानदार आएंगे तो लाइनों में लाकर टैक्स देते। अगर 8,000 अरब होता, 6,000 अरब भी होता, तो आज प्राइम मिनिस्टर को यह बात कहने की जरूरत बिल्कुल ना पड़ती। अच्छा। अब आप सूबों से छीन कर कैसे आप ले सकते हैं? ये तो सूबों का राइट है। अच्छा। आप सिर्फ कलेक्टर हैं, आपने कलेक्ट करके वापस करना है। बट यही सर एक मुझे ब्रेक, मुझे फरमाया सर मैं उधर बलूचिस्तान से सर मैं एक बार ब्रेक ले लूं ना, ब्रेक ले लूं, मैं वापस आता हूं बलूचिस्तान के हवाले से आपके पास आ जाऊंगा मैं जरा, क्योंकि आर्गुमेंट अभी चल रहा है सिंध का मामला, इसके ऊपर जो आपका आर्गुमेंट है मैं शंदाना बीबी के सामने रखता हूं। आपसे मैं दोबारा बलूचिस्तान के हवाले से भी आपसे पूछूंगा। एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। अच्छा, ये शंदाना बीबी, क्योंकि ये बात वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के हवाले से है, किसी चीज़ का छोटा या बड़ा होना या उसका इशू होना, एक क्राइसिस की सिचुएशन है ना, उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर चले जाते एनसीओसी में, बिल्कुल आपने दुरुस्त करा, प्राइम मिनिस्टर बैठते। प्राइम मिनिस्टर ने फिर आज भी ये कहा कि वो सारे कंसेंसस से फैसले होते हैं, जब थोड़ी देर बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को और बात कर देते हैं। सो आई थिंक
ये होना नहीं चाहिए था, क्योंकि आप जब खुद कहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर-ए-आज़म पूरे पाकिस्तान के और वाकई हैं, तो फिर उन्हें कोई किसी का बिहेवियर क्या है, किसी का कॉन्डक्ट क्या है, रिगार्डलेस उनको मुलाकात भी करनी चाहिए, मिलना भी चाहिए। अगर कोई वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर हो सकता है तो वो होना चाहिए। मैं मुनीब साहब, अगर यही सवाल है और तो जी नहीं जी है ना, प्लीज आप डिस्कशन चली गई थी एनएफसी की जी तरफ। जी मैं एनएफसी के ऊपर आप बिल्कुल कमेंट कर दीजिए। यही सवाल है, जी जी देखिए, अगर सवाल यही है तो हर मुल्क के कुछ कंसर्न्स होते हैं और एक जो कॉशियस पार्टी होती है वो सीक्रेट मीटिंग्स, प्राइवेट मीटिंग्स जिसमें फ़ौज बैठी हो, जिसमें तमाम सूबों के एग्जीक्यूटिव बैठे हों, जिसमें तमाम मेंबरान फेडरल मिनिस्टर्स बैठे हों, ये सेंसिटिव चीज़ें होती हैं। इनको लीक करना जहालत के करीब है, ठीक है, मैं इसे एक कमज़ोर लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर सकती। हाउएवर आपको ये पता है कि हम मीडिया पर्सनस को एनसीओसी की मीटिंग्स में बिठाते हैं फॉर अ स्पेसिफिक रीज़न, कि ये जो अफवाहें उड़ती हैं एनसीओसी मीटिंग ख़त्म होने के बाद कि अंदर क्या हुआ, क्या डिस्कशंस हुई, किसने क्या कहा और बाहर जाके कौन सियासत खेल रहा था, ये हिस्ट्री का हिस्सा बन चुका है। मीडिया लाइव देख रही है, हम रिकॉर्ड करें, वक्त आने पे ये सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी कि कौन किस बात पे खोखली सियासत कर रहा था। इससे ज्यादा मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगी। मेरे कॉलीग्स ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू वाजे कर दिया। ठीक है, एनएफसी पे भी कल बड़ी बहस हुई, परसों भी हुई। हमारी गवर्नमेंट ने इतनी सी बात कही कि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना बहुत मुश्किल है, 2/3 आपको मेजॉरिटी चाहिए। बहुत लोग 18th अमेंडमेंट के खिलाफ हैं, बहुत लोग को 18th अमेंडमेंट पसंद है, इंक्लूडिंग मी। हाउएवर उनको जो उसका तरीका कार जो नहीं डाला गया, कोई इम्प्लीमेंटेशन प्लान नहीं था। आई थिंक मैं 100 शोज़ पे कैसे, क्योंकि 5 बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट बना दी है, किसी को कुछ नहीं पता कि BOI ये वाला क्या कर रहा है, दूसरा वाला क्या कर रहा है, तीसरा कर रहा है। BOI पाकिस्तानियों की 5 की आज तक मीटिंग नहीं हुई है इन 5, 7, 8 सालों में। इशू इसमें है इम्प्लीमेंटेशन इशूज़ है, और किसी ने भी नहीं सोचा जी दस्तखत कर दी बड़े खुश होके। कोई भी प्लान तो बनाए कि काम कैसे करेगा 18th अमेंडमेंट के बाद, सूबे कैसे काम करेंगे। सिर्फ पैसों की बात नहीं होती है, कोई जिम्मेदारी भी लेनी होती है, डिलीवर भी कुछ करना होता है। इसलिए कोई ना कोई एक मॉनिटरिंग SOP कमेटी होनी चाहिए, जिस तरह NCOC की है, लोकस्ट की बन गई है, इस तरह 18th अमेंडमेंट की भी होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम CCI के देखिए जी इतना पैसा मिला ये काम हुआ, इतना पैसा मिला ये काम हुआ, ये कम पैसा मिला और दे दें, यहाँ पे हमें तंगी हो रही है इसको ऐसे कर दें। अमेंडमेंट की कोई बात नहीं करा, नजर सानी की हम बात कर रहे हैं। कल मैंने एक और डिस्कशन में बात की कि जो दिफा सिर्फ इस्लामाबाद का नहीं होता, सारे पाकिस्तान का होता है। चलो दिफा के पैसे नहीं देने, पेंशन तो अपनी दे दे अपना अपना सूबा, जो फौज से रिटायर होता है वो सूबा अपनी पेंशन दे, वो भी फेडरल किटी में आ जाता है। दिस इज व्हाट ये बात वजीर आजम करना चाह रहे हैं कि 18वीं तरमीम नजर सानी का ये मतलब है। कॉन्स्टिट्यूशन में आ चुका है कि आप सूबों के पैसे नहीं कम कर सकते और नाम करने जा रहे हैं। सिर्फ यह है कि अगर आपके पास बजट आ गया, आपके पास जिम्मेदारी आ गई, उसको अब निभाना पड़ेगा। बस ये 274 अरब का सिंध जिक्र करता है और अभी भी जो मजदूर साहब भी करते हैं जी। नहीं, अभी पंजाब का 483, देखिए पंजाब का 483 अरब रुपया इन्होंने नहीं दिया। देखिए दुनिया के अंदर ऐसे भी मुल्क हैं, ऐसी फेडरेशंस भी हैं जिनका अदरवाइज है, जो सूबे कलेक्ट करते हैं और सेंटर को देते हैं। अगर इनसे नहीं हो पा रहा तो ये अदरवाइज कर ले। एक बात, दूसरी गुजारिश मैंने ये करनी थी, देखिए ये जहालत की बात अगर आप करते हैं तो फिर देखना होगा कि जहालत कहाँ पे नंगा नाच रही है। हमें ना कोई ताना दें जहालत का, हम कोई ना इलिटरेट हैं, ना जाहिल हैं, ना पॉलिटिकली, ना शौरी तौर पर कोई हमारे ऊपर ना लेकर आए ये बात। जहां पे जिसका कसूर है, आपने 600 सर वैसे भी तुसी कसूर तो तुसी जाहिल नहीं हो सकते। हम लाहौर में बैठे हुए लोग जाहिल हो सकते हैं, आप जाहिल नहीं है, आप कसूर से। हाँ वो तो आप है ही, और ये तो है ही ऐसे। पूरी कौम को एक मेरी गुजारिश है, पूरी कौम को जाहिल करार दे दी है। इससे ज्यादा अजीब मखलूक दुनिया में कोई नहीं है। ये तो गवर्नमेंट कह रही है। नहीं ओना कल्ले लाहौर नु क्या सी ना, आज पूरी कौम ने कह दिता सारे जाहिल। नहीं पूरी कौम को कहा है, आप दोबारा सुने। दूसरी हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं मतलब उधर नहीं जाना चाह रहा था, उस पॉइंट को उस तरह से प्रेस नहीं करना चाहता था। अब देखिए गुजारिश दूसरी बलूचिस्तान की है। आपने 6 पॉइंट्स रखे, चलो कम से कम आप उनका 6% कोटा ही इंश्योर कर देते। ये तो कौन सा इतना बड़ा फेडरल गवर्नमेंट के अंदर 6% कोटे पे अमल दरामद करना कौन सा इतना बड़ा काम, कोई भी नहीं है। आप जब 70% वो रिसोर्सेज मांग रहे थे बलूचिस्तान के, आपको नहीं पता था कि आइन तो उनको 50% दे रहा है, आप 70% किस लिए आप साइन कर रहे हैं? इसका मतलब आपने झूठे मुआहदे किए थे, झूठे साइन किए हुए थे। आपको नहीं पता था कि वहां पे क्या सेंसिटिविटी है। जहां तक हमें कहा गया
जब हम मोहतरमा आए थे ना 2008 में, तो 2008 में बलूचिस्तान की सारी पार्टियां बाइकआउट कर चुकी थी, सारी पार्टियां। हमने माफी मांगी, जरदारी साहब ने उन नाकर्दा गुनाहों की भी माफी मांगी, आगाज़े हुकूक बलूचिस्तान किया, उसकी डेवलपमेंट की, गवादर साइन किया, गवादर चाइना और सबसे बड़ा जुल्म किया असलम रईसानी साहब को सिंध का बलूचिस्तान का वज़ीर आला बनवा दिया सर। वो भी जुल्म की। देखिए वो कमजोर फैसले भी आपसे, वो सस्पेंड भी हमने किया। हाँ नहीं ठीक किया आपने। फिर ये भी कभी नहीं हुआ कि किसी सूबे का चीफ मिनिस्टर सस्पेंड किया हो, ये भी कभी नहीं आपने देखा होगा सिर्फ। लेकिन उसके बावजूद देखें जरा उसका दूसरा पहलू देखें कि 2013 के इलेक्शन में सारी की सारी पार्टियां वापस से लेकर आए, हम कौमी धारे में वापस लेकर आए। जो 2008 के इलेक्शन में और जहां पे आग लगी हुई थी, उस आग को हमने ठंडा किया, वापस लेकर आए। हाँ, हम ये कहते हैं कि हम शायद उस आग को पूरी तरह ना बुझा पाए, ये बाकी बात तो वो भी यही कह रहे हैं ना चौधरी साहब, वो कहते हैं टाइम लगेगा, कुछ बेहतरी मजीद लाने में टाइम लगेगा, वो भी यही नहीं, टाइम नहीं, आपने गलत मुआहदा किया। नहीं, मुआहदा गलत किया, मुआहदा किया आपने, गलत मुआहदा किया जिस पे इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। अच्छा चले, आपने वो कैसे आप 70% फौरी तौर पर दे सकते थे? आप कैसे सारे लोगों को वहां से, अगर आपके इख्तियार में नहीं है, जो लोग वहां पे मिसिंग पर्सन्स हैं, अगर आपके इख्तियार में नहीं, तो आप क्यों मुआहदा कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, ओके मंजूर साहब एक मिनट, मैं जरा डॉक्टर तारिक साहब, ये मुआहदा जो किया गया ये वर्केबल नहीं, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम रह गया, ये जरा इसके ऊपर कमेंट कर दे, जो मुआहदा हुकूमत का मेंगल साहब से हुआ था। देखिए जी, अगर हुकूमत की कोई नीयत साफ हो और वो सारा मलबा माजी की हुकूमतों पे और माजी के किस्सों पे ना डालेंगे, तो जाहिर है कोई काबिल अमल ही बातें की होगी। अख्तर मेंगल साहब ने कोई भी ऐसी बात नहीं की है जो ना काबिल अमल हो। लेकिन मैं मुख्तसर ये अर्ज करूंगा, बगैर किसी को तंज किए हुए या बगैर किसी को टारगेट किए हुए, कि हुकूमती जो रवैये हैं उनमें गुरूर और तकब्बुर इतना ज़्यादा है और ये अपने आप को इतना अक्ले कुल समझते हैं कि ये किसी को खातिर में लाने के लिए तैयार ही नहीं है। ये बुनियादी तौर पे रवैये इनके आड़े आ रहे हैं, बाकी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो काबिल अमल ना हो। जैसे अभी दौरा सिंध की बात की गई, ये सिर्फ एटीट्यूड है, आपको ये एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। इस तरह हुकूमतें नहीं चलती, इस तरह मुल्क नहीं चलते। आपसे कौन इस वक्त आपके साथ खड़ा हुआ है, मुझे आप ये बताएं। क्या ब्यूरोक्रेसी आपसे खुश है? सबसे अहम ऑर्गन होता है, सबसे बड़ा टूल होता है आपका, आपको गवर्नमेंट चलाने के लिए ब्यूरोक्रेसी का आपके साथ होना जरूरी है। उनके गिले शिकवे आप देखें, वो हाथ पे हाथ रख के मेंगल साहब को भी, वो मेंगल साहब ने तो आज कहा ना सीरियसनेस नजर नहीं आई, तो आपको भी लगता है कि हुकूमत का जो रवैया है वो दुरुस्त नहीं है? क्योंकि वक्त मेरे पास खत्म हो गया। शंदाना बीबी लास्ट कमेंट, रवैया जरा दुरुस्त कर लीजिए, हुकूमत थोड़ा अपने अंदर आजिज़ी और इनकसारी पैदा कीजिए अगर आपने हालात बेहतर करने। सब एक फिक्रा मैंने भी कहना, छोटी सी बात कह सकती हूँ, छोटी सी बात। जब पाकिस्तान बना था ना, जब पाकिस्तान का ख्वाब आखिर सच हुआ, और फिर आपको याद है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जितनी कत्लो गारत हुई, जितने लोग शहीद हुए, यही बात विंस्टन चर्चिल ने कही थी कि ये था कायदे आज़म का ख्वाब बर्बाद हो गया। नहीं हुआ उसका ख्वाब बर्बाद, वे स्टिल अ कंट्री इन द मेकिंग। देखिए जो डिप्रेशन के मरीज हैं, जो गम सोचते हैं, उनको नेगेटिविटी नजर आएगी, और मेरा कोई काम नहीं है कि मैं किसी को कॉन्ट्रडिक्ट करूं। मैं सिर्फ अपनी पार्टी का आपको मौक़िफ़ बता सकती हूँ कि बलूचिस्तान हो गया, बाकी सारे मसाइल हो गए, ये सब वर्क इन एक्शन, इंशाल्लाह तमाम पे रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। बाकी सारी कौम डिप्रेशन की मरीज है मैडम, सिर्फ आप लोगों के पास वो इंजेक्शन है जो लगा के आप भूरे देखते हैं, वो हमारे पास नहीं है। फिर इसका मैं जवाब ना ही दूं तो बेहतर है। अच्छा नहीं, आपने कहा ना बाकी सारे डिप्रेशन ये है, वो इंजेक्शन हमें भी दें। नहीं डॉक्टर आप खुद मेडिकल डॉक्टर हैं, आप इंजेक्शन प्रेस्क्राइब खुद को कर लें। यार वो मुनीब भाई वो हुरों वाला इंजेक्शन आज तक नहीं देखा, वो इन्हीं के पास है। चलें जी, चौधरी मंजूर साहब, सर वक्त खत्म हो गया सर, मुकम्मल सिर्फ एक फिक्र, ये जो ट्रम्पियन स्कूल ऑफ थॉट है ना, ये जो ट्रम्पियन स्कूल ऑफ थॉट है, अच्छा ये सारे जो जिसमें इमरान खान, जिसमें मोदी, जिसमें बोरिस जॉनसन, फ्रांस का सदर, ब्राजील का सदर, ट्रम्प खुद ले ले, ये सारे एक जैसे, इनके रवैये भी एक जैसे, वो बिल्कुल उसको फॉलो करते हुए आपको नजर आएंगे। अच्छा चले मैं इसको बिफोर इट गेट्स टू ही शुक्रिया अदा करूंगा शंदाना गुलजार खान साहिबा का, चौधरी मंजूर अहमद साहब का और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब का। बहुत से इशूज़ अहम आज जो हमने डिस्कस किए अपने प्रोग्राम के अंदर। ओपिनियन है, ओपिनियन के अंदर फ़र्क भी होता है, फैसला आपने करना है किसकी दलाइल के अंदर ज़्यादा वजन था। 12 वफाक चलाना है, हुकूमत चलानी है, वफाकी हुकूमत को प्राइम मिनिस्टर को दिल बड़ा करना पड़ेगा। आई थिंक दैट्स द वे टू गो अबाउट इट। आज का प्रोग्राम मैंने देखा, फीडबैक जरूर देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।